दोस्तों इथिक्स वाली सीरीज़ के अंदर इस वीडियो के अंदर फिलॉसफीज़ के बारे में हम स्टडी कर रहे थे पहले। तो इस वीडियो के अंदर एपिक्यूरियनिज्म के बारे में पढ़ेंगे। तो ये भी एक थॉट स्कूल है जिसके अंदर में एपिक्यूरियस के द्वारा ये थॉट स्कूल दिया जाएगा। उसके बाद उसके शिष्य वगैरह आगे आएंगे, लेकिन हम इसकी बेसिक आइडियोलॉजी देखेंगे एक्चुअल में क्या बोलने वाले थे। तो इस स्कूल को दिया गया था एपिक्यूरियस के द्वारा, और ये एंशिएंट ग्रीक फिलोसफर है। तो जैसा आपको पता होगा सॉक्रेट, एरिस्टोटल, प्लेटो वगैरह वो उसी रीजन से बिलोंग करते हैं, तो वहीं से ये वाला भी है। और ये इन्फ्लुएंस था काफ़ी ज़्यादा डेमोक्रेटस, एरिस्टोटल, पायरो, सेनिक्स, इनसे काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस था जो इससे पहले आए थे। और ये जो था काफ़ी ज़्यादा मतलब जो प्लेटो वाली थॉट थी, प्लेटो जो आइडल वर्ल्ड की बात किया करता था उसके काफ़ी विरोध में था ये। उसके अलावा ये जो हमारी सोल का आइडिया था उसको भी इनके द्वारा बोला जाता था कि सोल जो है वो मॉर्टल है, तो बॉडी के साथ में सोल की भी डेथ हो जाएगी। तो ये इनके द्वारा बोला गया था। और इनके द्वारा जो स्कूल बनाया गया अपना स्कूल ऑफ थॉट, उसका नाम था द गार्डन। अगर इनकी बात करते हैं बेसिक फिलोसफी ऑफ लाइफ की, अगर बात करते हैं एपिक्यूरस की, तो उनके द्वारा क्या बोला जाएगा, लाइफ का पर्पस क्या होता है। लाइफ का पर्पस होता है हैप्पीनेस अटेन करना, अपनी लाइफ के अंदर में पीस, ट्रैंक्विलिटी मेंटेन करना, इक्विपाइज मेंटेन करना, एक बैलेंस सी लाइफ मेंटेन करना, जिसको अंतरिक्षीय इनके द्वारा बोला गया। तो नाम याद करने की, वर्ड याद करने की आवश्यकता नहीं है, आपको सिर्फ याद करना है कि मेन एम क्या है लाइफ का, हैप्पीनेस को अटेन करना। और हैप्पीनेस का इनका मतलब है पीस होना, किसी भी प्रकार के फियर से आपको मुक्ति होना। और दूसरा था एपोनिया, अब्सेंस ऑफ पेन। तो जब आप बोलोगे लाइफ का एम है हैप्पीनेस अटेन करना और पेन को अवॉइड करना, ये इनके द्वारा बोला गया। और जो दिमागी ये सारी प्रॉब्लम है, जो ह्यूमन न्यूरोसिस है, मतलब जो इमोशन, अनकंट्रोल्ड इमोशन तरीके से दिमाग को इन्फ्लुएंस करते हैं, उस सब का कारण क्या है उनके द्वारा बोला जा रहा है, उसकी प्रॉब्लम्स हैं डेथ। लोग डेथ से डरते हैं कि उनकी लाइफ का जो डेथ होगी काफ़ी हॉरिफिक होगी, पेनफुल होगी, या वो हेल, गॉड जो बताया जाता है उससे काफ़ी ज़्यादा लोग डरते हैं। तो इनके द्वारा क्या बोला गया, आपका जो मेन एम है वो है हैप्पीनेस और आपको पेन को अवॉइड करना है। और इन सब चीज़ों से डेथ का जो आपको डर लगा हुआ है, जो हॉरिफाई हुआ आप, और जो हेल और गॉड, इनको आपको दूर करना है नॉलेज की मदद से। तो ये इनके द्वारा बोला गया। तो एपिक्यूरस के अकॉर्डिंग जब डेथ होगी तो आपकी बॉडी भी मर जाएगी, सोल भी मर जाएगी, तो आपको फियर करने की कोई आवश्यकता नहीं जब सब कुछ मर जाएगा तो। और इनके द्वारा गॉड के ऊपर एक पैराडॉक्स भी दिया गया। इनके द्वारा बोला गया कि विरोधाभासी चीज़ें यहाँ पे हो रही हैं। जैसे इनके द्वारा बोला गया कि इस गॉड इज़ विलिंग टू प्रिवेंट द इविल बट नॉट एबल, देन ही इज़ नॉट ओमनीपोटेंट। तो बेसिक इनके द्वारा क्या बोला गया कि अगर गॉड है रियलिटी के अंदर में, एक्चुअल में इन्होंने गॉड की एग्जिस्टेंस के ऊपर में सवाल नहीं उठाया, क्योंकि अगर उस टाइप का सवाल उठाते तो इनको मारा जा सकता था। तो इनके द्वारा इनडायरेक्ट वे में प्रूव करने की कोशिश की गई कि गॉड नहीं है। इन्होंने बोला कि वर्ल्ड के अंदर में काफ़ी ज़्यादा इविल प्रिवेलेंट है। अगर वो जैसे गॉड इसको अगर प्रिवेंट करना चाहता है और इसको प्रिवेंट करने की काबिल नहीं है, तो वो ओमनीपोटेंट हर प्लेस पे प्रेजेंट नहीं है। अगर वो एबल है और बिलिंग नहीं है, अगर उसके पास में पावर है लेकिन वो इन इविल्स को दूर नहीं करना चाहता, तो वो बोलते हैं उसकी इंटेंशन खराब है, गॉड की इंटेंशन खराब है। और अगर वो एबल भी है, विलिंग भी है, तो ये बताओ कि इविल वर्ल्ड के अंदर एग्जिस्ट क्यों कर रही है। तो इनके द्वारा ये बोला गया था पैराडॉक्स ऑफ एपिक्यूरस। तो एपिक्यूरस ने बोला कि गॉड एग्जिस्ट करते हैं, तो ये उनके द्वारा मतलब उसको कंप्लीट उसका खंडन नहीं किया, बिकॉज हो सकता था उनकी हत्या कर दी जाए उस टाइम अगर ये सब चीज़ें बोलते। तो उन्होंने बोला कि गॉड एग्जिस्ट करते हैं लेकिन उनको ह्यूमन की लाइफ से कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होती, ह्यूमन लाइफ से उनको कोई मतलब नहीं है। वो अपना इंजॉयमेंट करते हैं, अपना हिसाब से देखते हैं, और उनको कोई मतलब नहीं है आपको पनिश करने से या आपको रिवॉर्ड करने से, आपके एक्शन से। तो ये इनके द्वारा बोला गया। तब इन्होंने मतलब गॉड का जो मेन कंसेप्ट था, वो जो पर्सन थे उनको डरा धमका के कि अगर आप गलत करोगे तो आपको हेल में भेजा जाएगा, अगर अच्छा करोगे भगवान रिवॉर्ड करेगा। तो इन्होंने बोला कि कुछ लोगों के द्वारा जब पूछा गया कि गॉड जो है अगर नहीं है, गॉड की कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है ह्यूमन के अफेयर में, तो पर्सन मॉरली क्यों एक्ट करे, वो अपनी मर्जी से एक्ट करे, जैसा उसको प्लेजर मिलता है वैसा वो एक्ट करता रहे। तो इनके द्वारा बोला गया कि मॉरली आपको एक्ट करना चाहिए, क्योंकि जो आपकी इमोरल बिहेवियर होता है उसका काफ़ी बर्डन होता है आपके दिमाग के ऊपर में। गलत करोगे तो आपके दिमाग के ऊपर गलत बर्डन पड़ेगा और वो आपको हेल्प नहीं करेगा। जो आपको फियर था डेथ से, जो आपको फियर था हेल्थ से, जो आपको फियर था, या उसके अलावा अगर आपको कोई और किसी किस्म का फियर है या एंजाइटी है या रेस्टलेसनेस है माइंड के अंदर में, तो उन सब से दूरी उनको हटाने में और पीस अटेन करने में ये चीज़ें हेल्प नहीं करेंगी। तो अगर आपको पीस लाइफ के अंदर चाहिए, हैप्पीनेस लाइफ के अंदर चाहिए, जो पर्पज़ इनके द्वारा बोला गया लाइफ का, अगर वो सब चीज़ें आपको चाहिए तो आपको मॉरली लाइफ जीनी चाहिए अपनी। उसके बाद आता है कि हाउ टू लिव हैप्पी लाइफ। हैप्पी लाइफ कैसे जी सकते हो। एपिक्यूरस को बोला जाता है वो हिडोनिस्टिक स्कूल से बिलोंग करता है। हिडोनिस्ट वो पर्सन थे जो कि बोलते थे कि पेन को अवॉइड करो। बेसिक मोटो आपका लाइफ का होगा प्लेजर लेना, तो प्लेजर आप किसी भी तरीके से प्लेजर वगैरह लेते रहो। लेकिन ये मॉडरेट बोल सकते हो आप हिडोनिस्ट स्कूल के अंदर भी। हिडोनिस्ट स्कूल वगैरह इनको हम देखने वाले हैं अभी आगे, कुछ टॉपिक बचे थे हमारे उनके अंदर आएगा ये। तो एपिक्यूरस हिडोनिस्टिक काइंड के स्कूल से बिलोंग करता था, जो कि बोल रहे थे कि जो एक्सपीरियंस प्लेजरेबल है वो गुड भी होगा।
लेकिन इनके द्वारा बोला गया कि आपको मॉडेस्ट लेवल का प्लेजर सीख करना चाहिए, एक्सट्रीम के ऊपर नहीं जाना चाहिए। तो उसके लिए इनके द्वारा बोला गया प्लस अब्सेंस ऑफ पेन, जो पीछे बात आई थी वही इनके द्वारा बोला गया। और जो आपने पीस, एक बैलेंस्ड आपने स्टेट अचीव करनी है, ट्रैंक्विलिटी, इक्विपाइज अचीव करना है लाइफ के अंदर में, वो कैसे कर सकते हो? नॉलेज के ऊपर आपको फोकस करना चाहिए और अपने डिज़ायर को कम से कम करना चाहिए, उससे आप उनको अचीव कर सकते हो। और प्लेजर को इनके द्वारा बोला गया, अगर आपने प्लेजर ऑब्टेन करना है तो क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए? एक नॉलेज, यहाँ पे बताया गया नॉलेज आपके पास में होनी चाहिए। दूसरा फ्रेंडशिप वगैरह रखो, और एक वर्चुअस मॉरल लाइफ लो, उससे आप अपनी ज़िंदगी अच्छे से जी पाओगे। और नॉलेज जो है, जो आपने ग्रहण करने के लिए बोला गया, वो क्यों ग्रहण करनी है? क्योंकि जो आपको बताया जा रहा है, जो फियर आपको बताया जा रहा है, जो फाल्स डोगमा आपको बताया जा रहे हैं कि आपको हेल के अंदर डाला जाएगा, उन सब से आप निजात पा सकते हो। उन सब से निजात पाओगे तो ही आप अच्छी लाइफ जी सकते हो। उसके अलावा पॉलिटिक्स के बारे में इनके क्या विचार थे? ये पॉलिटिक्स से दूर रहते थे, काफ़ी पार्टिसिपेट नहीं किया किसी भी पॉलिटिकल एक्टिविटी के अंदर में। और इनके द्वारा बोला जाता था कि विदाउट परस्यूइंग, कोई ग्लोरी, वेल्थ वगैरह इनको परस्यू किए बिना आप एनोनिमस तरीके से गुप्त रूप से रहो और इन्जॉय करो, फूड, कंपनी ऑफ फ्रेंड वगैरह इन्जॉय करो, और ये फालतू की चीज़ों में मत फंसो, क्योंकि जितना ज़्यादा इनके अंदर जाओगे उतना ज़्यादा आपके ऊपर बर्डन पड़ता जाएगा चीज़ों का, उतना ज़्यादा आप अटैच होते जाओगे, तो उससे आपको दूर रहना चाहिए। ये इनके द्वारा बोला गया। जस्टिस के ऊपर अगर बात करते हैं, इनके द्वारा जस्टिस के ऊपर क्या बोला गया? जस्टिस के ऊपर एपिक्यूरस के द्वारा बोला गया, जस्टिस एक एग्रीमेंट है। मतलब दो पर्सन, अगर वो मॉरली अच्छे पर्सन है, मॉरली राइट पर्सन है, तो उन दोनों के बीच में एग्रीमेंट है, ना वो इसको हार्म करेगा, ना अपने को हार्म होने देगा। तो नाइदर टू हार्म नॉर टू बी हार्म्ड, ना ही दूसरे को हार्म करो, ना ही अपने को हार्म होने दो। तो इनके द्वारा ये बोला गया कि ये है जस्टिस। बट अब हर कोई तो जस्टिस फॉलो नहीं करने वाला, कुछ बेवकूफ़ लोग होते हैं, जैसे इन्होंने बोला कुछ मिसगाइडेड फूल्स होते हैं, जो कि इस प्रिंसिपल को ब्रेक करेंगे, जो आपको हार्म करने की कोशिश करेंगे। लॉ उनके लिए बनाया जाना चाहिए। जो पर्सन इंटेलिजेंट होता है उसको पता होता है कि ना उसको हार्म करना है, ना ही उसको हार्म होने देना है। लेकिन जो कुछ बेवकूफ़ लोग होते हैं उनके लिए हमें लॉ बनाने की आवश्यकता होती है। और इन्होंने बोला वाइज पर्सन जो होते हैं उनको पता होता है जस्टिस की यूज़फुलनेस, इसीलिए वो ना ही दूसरों को हार्म करते, ना ही खुद को हार्म होने देते। और लॉ यूज़फुल है हैप्पीनेस को प्रमोट करने के लिए। जैसे इन्होंने बोला हैप्पीनेस आपका अल्टीमेट एम है, तो लॉ होनी चाहिए जो कि हैप्पीनेस को, पर्सन की हैप्पीनेस को इंक्रीज़ करे। तो अगर क्वेश्चन आया एपिक्यूरस की फिलॉसफी तो वो आप लिख सकते हो। दूसरा अगर जस्टिस के ऊपर क्वेश्चन आया तो उसके ऊपर भी आप लिख सकते हो। तो नेक्स्ट आता है हमारे पास में कांतियन फिलॉसफी, कांतिज्म। तो ये वाली जो फिलॉसफी है, जर्मन का एक फिलॉसफर होगा इमैनुअल कांत, उसके द्वारा ये फिलॉसफी दी जाएगी, जिसको कांत की थ्योरी भी बोलेंगे या कांतिज्म बोलेंगे। तो ये काफ़ी पॉपुलर है और इसके ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ सकता है, क्योंकि ये सिविल सर्विस के अंदर में ये वाली थ्योरी डायरेक्टली हमारा यूज़ होती है। अगर बात करते हैं, ये अपोनेंट था, अपोजिट साइड में था यूटिलिटेरियनिज्म के। यूटिलिटेरियनिज्म क्या बोलता था? जो मैक्सिमाइज करेगी इन लोगों के लिए, वो उस एक्शन को आप ले सकते हो, वो वाला एक्शन ले सकते हो। लेकिन इनके द्वारा क्या बोला गया? यूटिलिटेरियनिज्म के द्वारा एंड रिजल्ट देखा जा रहा था, वो कंसिक्वेंसेस देख रहे थे एक्शन के, कि अगर एक्शन के कंसिक्वेंसेस अच्छे हुए, ज़्यादा लोगों को मदद की, तो वो आप एक्शन ले सकते हो। लेकिन इमैनुअल कांत के द्वारा क्या बोला गया? अब मान लो आप सिविल सर्वेंट हो, आप IAS ऑफिसर हो, तो आप यूटिलिटेरियन फिलॉसफी के थ्रू नहीं जा सकते, क्योंकि अगर आप ये देखोगे सब लोगों को फ़ायदा, और अगर आपने लॉ उसमें ब्रेक किया, अगर आपने जो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ है, जैसे प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ होगा, वो आपने फॉलो नहीं किया, तो आपके खिलाफ एक्शन लिया जा सकता है। तो वही चीज़ इनके द्वारा बोली गई। यूटिलिटेरियन ने क्या बोला? अगर कंसिक्वेंसेस आपके अच्छे होते हैं, जैसे मान लो कोई डिजास्टर वगैरह आया हुआ है, आपने एक्शन कुछ इस तरीके से लिए कि आपने लॉ फॉलो नहीं किया, लेकिन काफ़ी सारे लोगों की जान बचाई, तो हो सकता है उसमें एक्शन लिया जा सकता है आपके खिलाफ में, क्योंकि लॉ को अगर आप फॉलो नहीं करोगे तो एक्शन लिया जा सकता है, लॉ अगर तोड़ोगे तो एक्शन लिया जा सकता है। अगर हम फॉलो करेंगे एपिक्यूरस कांत की फिलॉसफी को फॉलो करेंगे, तो कांत ने बोला सिर्फ यहाँ पे फोकस करो, प्रोसेस के ऊपर फोकस करो, जो आपका एटीट्यूड होगा उसके ऊपर फोकस करो, ड्यूटी समझ के एक्शन को लो, कंसिक्वेंसेस कुछ भी हो सकते हैं उसके। तो ये इनके द्वारा बोला गया, जो हमारी यूटिलिटेरियन फिलॉसफी थी उसके अगेंस्ट थे ये। और इनकी जो फिलॉसफी थी वो आती है हमारे डेंटोलॉजिकल प्रिंसिपल के अंदर में, डेंटोलॉजिकल मॉरल जो थ्योरीज हैं उनके अंदर आती है ये। तो ये हम देखेंगे लेटर ऑन डेंटोलॉजिकल, उस टाइम आपको फिर से रिवाइज हो जाएगा ये वाला। जो डेंटोलॉजिकल थ्योरी थी उनका मेन मोटो ये था कि किसी भी एक्शन का राइट होना या रॉन्ग होना डिपेंड करता है, वो कंसिक्वेंसेस के ऊपर डिपेंड नहीं करता, वो डिपेंड करता है कि आपने कैसे उसको एक्शन को लिया। तो जो आपने पाथ उसके लिए लिया, कि आपने उसको ड्यूटी समझ के, लॉ को फॉलो करके, रूल को फॉलो करके उस एक्शन को किया, उससे आपको पता चलता है कि एक्शन मॉरल था या इमॉरल था। तो कंसिक्वेंसेस उसमें मैटर नहीं करते, ये इनके द्वारा बोला गया। अब यहाँ पे कांत से पहले, जब कांत की फिलॉसफी आई थी, उससे पहले एक डिबेट चली रहती थी कि एक्चुअल में आप क्या करते हो। यहाँ पे इंपीरियलिस्ट थे, उनके द्वारा क्या बोला जा रहा था? यू बिलीव व्हाट यू सी, जो आप देखते हो आप उसके ऊपर बिलीव कर लेते हो। और रैशनलिस्ट थे, ये कहते थे कि
आप वो देखते हो जो आप बिलीव करते हो। मीन्स अगर सेम पर्सन एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर जाएगा तो वो कुछ भी वैसी कंडीशन में, मतलब जो उसका दिमाग होगा, या तो वो उस पर्टिकुलर सिचुएशन में देख के, जैसे मान लो एक स्टोरी जाती है, जैसे अफ्रीका के अंदर में 2 पर्सन को भेजा गया, 2 डिफरेंट कंपनी से अफ्रीका के अंदर भेजा गया, वो जूते वगैरह बनाने वाली कंपनी थी। तो 2 पर्सन वहाँ पे जाते हैं और वहाँ पे देखेंगे कि जो लोग थे बिना चप्पलों के घूम रहे हैं। अब वैसी कंडीशन में वो दोनों वापस आएंगे और एक के द्वारा बोला जाएगा कि वहाँ पे कोई मार्केट नहीं है, बिकॉज वहाँ पे लोग चप्पल जूते वगैरह नहीं पहनते। और दूसरा पर्सन जो होगा उसके द्वारा क्या बोला जाएगा, वो बोलेगा वहाँ पे काफ़ी बड़ी मार्केट है, बिकॉज वहाँ पे लोग जूते चप्पल वगैरह उन्होंने बिल्कुल भी नहीं पहनी, तो वहाँ काफ़ी बड़ी मार्केट है। तो वहाँ पे 2 व्यू आ जाते हैं हमारे, कि एक तो इम्पीरिकलिस्ट वाला व्यू था कि आप बिलीव करते हो जो आप देखते हो, उन्होंने जो देखा उस पर बिलीव कर लिया। और कुछ लोगों का पहले से जो मोटो होता है, पहले दिमाग में जो प्रोग्राम होता है, वैसे ही वे उसके ऊपर बिलीव कर लेते हैं। तो ये इनके द्वारा बोला गया। लेकिन जो कांट था उसके द्वारा क्या बोला गया, उसने ना ही इम्पीरिकलिस्ट व्यू को माना ना ही रैशनलिस्ट व्यू को माना। उसके द्वारा बोला गया कि जो कोई भी एक्सपीरियंस, जब तक उसको, वो सब्जेक्टिव होता है, मतलब उसका कंप्लीट तरीके से ऑब्जेक्टिव नहीं बोल सकते, रैशनली बोल सकते आप, जब तक पर्सन की अपनी रीजनिंग उसको प्रोसेस करे। मीन्स कि उन्होंने मिक्स कर दिया दोनों को, कि आपके अंदर आप जो पहले से मानते हो वो भी आप देखोगे, प्लस जो आपने देखा उसको भी प्रोसेस करोगे, अपनी रीजनिंग से सोचोगे एक्चुअल के अंदर में क्या हो रहा है। स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट। तो मॉरल इम्पेरेटिव, तो इम्पेरेटिव के लिए इनके द्वारा थ्योरी दी गई, इसके अंदर में इनके द्वारा बोला जाएगा। तो मॉरल एंड इम्पेरेटिव के लिए क्या बोला जाएगा, व्हाट डज इट मीन फॉर वंस ड्यूटी टू डिटरमाइन बाय कैटेगोरिकल इम्पेरिकल। तो इनके द्वारा एक थ्योरी दी जाएगी कैटेगोरिकल इम्पेरिकल की, उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। पहले मैं बेसिक बता देता हूँ, वैसे जो हमारा काम था उसके द्वारा क्या बोला गया। तो फर्स्ट होता है, एक पर्सन होता है, वो एक्शन लेगा कोई भी, वो मॉरल हो सकते हैं, इमॉरल होगा, उसके पीछे उसने कोई थ्योरी फॉलो की होगी या रूल वगैरह फॉलो किया होगा, एक्चुअल में उसने एक्शन क्यों लिया, वो कंसिक्वेंस तो एक्शन के कुछ भी आ सकते हैं, बाद में उसने एक्शन लिया उसके कंसिक्वेंसेस वगैरह कुछ भी आ सकते हैं। तो कंसिक्वेंसेस के ऊपर फोकस करने के लिए बोल रहे थे यूटिलिटेरियन, कि आप एक्चुअल में रिजल्ट देखो, अगर रिजल्ट अच्छा आया तो उस हिसाब से फिर आपने जो एक्शन लिया वो आप देख सकते हो। जैसे डॉक्टर वगैरह एग्जाम्पल दिया था मैंने, कि अगर एक पर्सन के मरने से 4 की जान बचेगी तो उसका यूटिलिटेरियनिज्म के अनुसार वो अच्छी बात है, 4% की जान बचेगी। लेकिन इसमें बोला जा रहा था कि गलत करना, चाहे आप किसी भी चीज़ के लिए गलत करो, लेकिन वो गलत ही होगा। आपको रूल जो ड्यूटी है वो आपको फॉलो करनी चाहिए। आप एक्शन, ऐसा ही एक्शन आप लेने की सोचोगे अपनी लाइफ के अंदर में जो कि आप रूल बना सको, फ्यूचर के लिए रूल बना सको। जैसे मान लो आप किसी पर्टिकुलर सिचुएशन में किलिंग, कोई किसी पर्सन को मारना अगर जस्टिफाई समझते हो, तो आपको एक्शन, मारने का एक्शन तभी लेना चाहिए अगर आप समझते हो कि ये यूनिवर्सल लॉ बन जाना चाहिए, हर कोई हर किसी को मार सकता है। अगर हर कोई हर किसी को नहीं मार सकता तो आप भी किसी को नहीं मारोगे उस सिचुएशन के अंदर में। तो ये इनके द्वारा बोला गया था। अब ये जो है चीज़ें कैसे इनको फॉलो किया जाएगा, उसके लिए इनके द्वारा बोला गया इम्पेरेटिव्स के लिए कुछ चीज़ें नेसेसरी हैं। तो इम्पेरेटिव का मतलब क्या, इम्पेरेटिव का मतलब कुछ कमांड्स, कुछ कमांड जो आपको दी जाएंगी। जैसे अपने टैक्सेस को टाइम के ऊपर पे करो, अपने टैक्सेस को टाइम के ऊपर पे करो, वो एक इम्पेरेटिव है। इम्पेरेटिव को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया इनके द्वारा, एक था हाइपोथेटिकल, दूसरा कैटेगोरिकल। तो हाइपोथेटिकल इम्पेरेटिव ऐसी कमांड जो कि नेसेसरी नहीं है जिनको फुलफिल करना, जिनको नेसेसरी नहीं है वो आप अपनी इच्छा से कर सकते हो। जैसे आप को बोला गया कि आप मेडिकल स्कूल के अंदर जाओ और बायोलॉजी स्टडी करो, लेकिन आप नहीं जाना चाहते, बायोलॉजी स्टडी नहीं करना चाहते, तो ये भी एक तरीके से कमांड दी गई आपके द्वारा, आपके पेरेंट्स के द्वारा, लेकिन इसमें कोई किसी की जान नहीं जाने वाली। ये एक हाइपोथेटिकल इम्पेरेटिव है, आप पसंद कर भी सकते हो, नहीं भी पसंद कर सकते, तो इसको आपको फॉलो करने की आवश्यकता नहीं है अपनी लाइफ के अंदर में। लेकिन कुछ हैं कैटेगोरिकल इम्पेरेटिव जो कि आपको फॉलो करने पड़ेंगे, जिनमें कोई कंडीशन अटैच नहीं है। जैसे आपको टाइम पे टैक्सेस पे करने चाहिए, चीट नहीं करना चाहिए टैक्सेस में, तो ये कोई अनकंडीशनल नहीं है ऊपर वाले की तरह कि मेडिकल स्कूल में जाओगे या नहीं जाओगे, टैक्सेस आपको पे करने ही पड़ेंगे। तो ये आपको करना पड़ेगा। आप इसके अंदर में जैसे किलिंग के लिए बोल देते हैं कि आपको किल नहीं करना चाहिए। ऊपर वाले केस में क्या था, ऊपर वाले केस के अंदर में आपके पास ऑप्शन थी, आप चूज़ कर सकते थे। इस वाले ऑप्शन के अंदर में जब आपको बोल दिया जाएगा किल नहीं करना है, तो उसका मतलब किल नहीं करना है। इसी को बोलते थे कैटेगोरिकल इम्पेरिकल। तो अगर कैटेगोरिकल इम्पेरिकल इम्पेरेटिक्स की अगर आपको थ्योरी के बारे में पूछा जाता है तो आप बता सकते हो, ये सब चीज़ें लिख सकते हो। अब इन्होंने बोला मॉरलिटी का इससे क्या रिलेशन है, तो इन्होंने बोला कैटेगोरिकल इम्पेरेटिव्स को हर बार फॉलो करना, उसी को हम मॉरलिटी बोलेंगे। तो जो एक्शन ये वाले हैं कि स्टील नहीं करना है, किल नहीं करना है, एनवायरनमेंट को नुकसान नहीं पहुंचाना है, उनको जब आप फॉलो करोगे तो उसी को हम मॉरलिटी बोलेंगे। ये हमारा रिलेशन है कैटेगोरिकल इम्पेरेटिव और मॉरलिटी के बीच। इसी के अंदर में इनके द्वारा एक और चीज़ बोली गई,
कांत के द्वारा बोला गया कि आप जो मैंने यहाँ पे फिलॉसफी बताई, कैटेगोरिकल इंपेरेटिव की फिलॉसफी बताई, अगर आपको नुकसान भी हो रहा है फिर भी आपको इसको फॉलो करना पड़ेगा, आप अपने लिए कोई एक्सेप्शन नहीं बना सकते। तो ये इनके द्वारा बोला गया, और आप एक्शन वैसे ही लोगे जैसा मैंने आपको बताया कि यूनिवर्सल लॉ वो बन जाए। तो अगर आपसे क्वेश्चन आए कैटेगोरिकल इंपेरेटिव का, या पूछे जाए कि यूनिवर्सल लॉ का प्रिंसिपल बताओ, तो यूनिवर्सल लॉ का प्रिंसिपल अगर पूछेंगे कांत का, तो वो भी सेम यही बात थी कि आप एक्शन, वही एक्शन लोगे जो कि आप समझते हो एक लॉ बन जाए फ्यूचर के अंदर में। मतलब जो भी आप लाइफ के अंदर में एक्शन लोगे, जैसे एक पर्टिकुलर सिचुएशन के अंदर में आपके पास में कोई सिचुएशन है जिसमें आपको इमोरल एक्ट करना पड़ रहा है, जैसे मान लो एक सिचुएशन है जिसके अंदर एक खरगोश को मार के आपको खाना पड़ रहा है, तो कांत के अनुसार आप वही एक्शन लोगे जो आप समझते हो फ्यूचर जनरेशन के लिए या किसी और पार्ट ऑफ वर्ल्ड के अंदर में लॉ बन सके, तो उसी एक्शन को आपके द्वारा परफॉर्म किया जाएगा। जैसे ब्राइब लेना, आप सोच सकते हो एक पर्टिकुलर टाइम में कि थोड़ी सी ब्राइब लेके काम चल पड़ेगा, लेकिन कांत ने बोला अगर आप काम वही करोगे, यूनिवर्सल प्रिंसिपल क्या बोलता है कांत का, आप वैसा ही काम करोगे जिसको आप चाहो कि वो पूरा यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल हो, यूनिवर्सली फ्यूचर के अंदर उसको रेप्लीकेट कर सकें। जिस एक्शन को रेप्लीकेट नहीं किया जा सकता वो मॉरली राइट नहीं है। जैसे यहाँ पे एग्जांपल भी दिया कि आपको चोरी नहीं करनी चाहिए, चाहे आपके सर्कमस्टांसिस काफ़ी ख़राब भी हों। कांत के अनुसार, यूटिलिटेरियन प्रिंसिपल के अनुसार, मान लो आपको दवाई वगैरह चुरानी है तो उसके अनुसार आप चुरा सकते हो, लेकिन कांत के अनुसार स्टीलिंग बैड है, चाहे सिचुएशन कोई भी हो, लेकिन स्टीलिंग बैड है, चाहे आपको काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, बिकॉज स्टीलिंग जो है आप नहीं चाहोगे कि वो यूनिवर्सल लॉ बने। और उसके अलावा जो हमारा कैटेगोरिकल इंपेरेटिव है उसमें इनके द्वारा और क्या बोला गया, इनके द्वारा बोला गया ह्यूमन बीइंग एंड है उनके अंदर ही। एंड और मीन के बारे में आपको पता होगा, मीन जो रास्ता आप लोगे कोई अपना ऑब्जेक्टिव अचीव करने के लिए, और जो ऑब्जेक्टिव अचीव करने के लिए रास्ता लोगे उसको बोलेंगे एंड। तो महात्मा गांधी जी के द्वारा भी ऐसा ही बोला गया था कि मीन आपके अच्छे होने चाहिए, तभी एंड वगैरह को आप जस्टिफाई कर सकते हो। मीन आपके अच्छे होने चाहिए, उन्होंने फ्रीडम प्राप्त करने के लिए फ़ाइट की, लेकिन उसके लिए जो रास्ता अपनाया वो अहिंसा वाला रास्ता अपनाया, क्योंकि उनके अनुसार जो था, जो मीन्स थे वो इक्वली इंपॉर्टेंट है एंड के। एंड रिजल्ट हमारी फ्रीडम का कोई मतलब नहीं होगा अगर मीन्स हमारे गलत होंगे उनके अनुसार, ये उनके द्वारा बोला गया। तो कांत के द्वारा भी यहाँ पे यही बोला गया कि ह्यूमन बीइंग को बोला गया कि वो एंड इन इटसेल्फ है, आप ह्यूमन बीइंग को यूज़ नहीं कर सकते, ह्यूमन बीइंग को किसी और क्रिएचर की तरह यूज़ नहीं कर सकते अपना कोई सेल्फिश मोटिव अचीव करने के लिए। तो ह्यूमन बीइंग के पास में कुछ अपने राइट हैं, ह्यूमन बीइंग काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये इनके द्वारा बोला गया। इसीलिए ह्यूमन बीइंग को आप मीन की तरह ट्रीट नहीं करोगे, बल्कि उनको काफ़ी हायर वैल्यू दी जाएगी। ह्यूमन राइट वगैरह आप सोच सकते हो कि यहाँ से ओरिजिनेट हुए होंगे। उसके अलावा पब्लिक सर्विस में इनका क्या यूज़ किया जा सकता है, कांत के द्वारा क्या बोला गया कि जो इमोशन हैं आपके, सेंटिमेंट वगैरह कई बार मिसगाइड कर देते हैं पर्सन को, तो इनके द्वारा बोला गया था कुछ कैटेगोरिकल इंपेरेटिव्स हैं जो कि आपको फॉलो कर रहे हैं, इरिस्पेक्टिव आपके इमोशन सेंटिमेंट आपको क्या बोल रहे हैं। तो इन्होंने बोला कि लॉ को फॉलो करना, लॉ को फॉलो करना आपकी मॉरल ड्यूटी है, तो उसको आपको फॉलो करना चाहिए। इनका बेसिक आइडिया यही था कि एक्शन जो आपका कंसिक्वेंस आएगा वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं होगा, आपने एक्शन क्यों लिया, किस तरीके से लॉ वगैरह रूल को फॉलो किया, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। तो ये इनके द्वारा बोला गया था। अगर आपको लाइफ के अंदर में मॉरलिटी वगैरह अचीव करनी है तो इनके द्वारा सेम यही चीज़ बोली गई कि इमोशन डिज़ायर लाइफ के अंदर में प्रॉब्लम कॉज कर देते हैं। इसीलिए आप एक्शन जब लोगे तो उसकी मॉरल वर्थ इसी बात से तय होगी कि आपने उसके लिए क्या आपका एटीट्यूड था एक्शन लेते टाइम, क्या आपने अपनी ड्यूटी फॉलो की थी, क्या आपने लॉ को फॉलो किया था। अगर आपने उनको फॉलो किया और कंसिक्वेंस कुछ ख़राब भी आ गए तो भी आपको माफ़ कर दिया जाएगा। तो पब्लिक सर्विस में जनरली ये वाला रूल हमारा फॉलो होता है कि आपको रूल एंड रेगुलेशन फॉलो करने हैं। कंसिक्वेंसेज आपके गलत भी आ जाएँ, अगर आपने रूल वगैरह फॉलो किया तो आपके ऊपर एक्शन नहीं होगा। अगर कंसिक्वेंसेज अच्छे भी लेके आते हो लेकिन अगर रूल को फॉलो नहीं करते तो आपके ऊपर एक्शन लिया जा सकता है। तो ये कांतियन फिलॉसफी पब्लिक सर्विस के अंदर इसको यूज़ किया जाता है। अब कांत के अनुसार क्यों कंसिक्वेंसेज उतने मैटर नहीं करते, तो कांत के द्वारा बोला गया, एक एग्जांपल दिया गया जिसके अनुसार इनके द्वारा बोला गया, मान लो दो दोस्त शराब पी के निकलेंगे, दोनों एक रोड इस साइड एक रोड इस साइड, दोनों गाड़ी के अंदर जाएंगे। अब शराब पी के गाड़ी चलाना गलत है, अब दोनों गाड़ी लेके जाएंगे। ये वाला रोड काफ़ी खाली था तो ये पर्सन आराम से अपने घर पहुंच गया, ये वाला रोड खाली था तो अपने घर पहुंच गया। इस वाले रोड के अंदर थोड़ी भीड़ थी तो इसने 2-3 पर्सन को मार दिया जाते जाते घर। अब इसके ऊपर केस चल रहा है पर्सन के पास में। तो कांत के द्वारा बोला जा रहा है कि कंसिक्वेंसेस को अगर हम देखें तो इस पर्सन को कोई कंसिक्वेंस नहीं हुए, पर्सन ए को कोई कंसिक्वेंसेस नहीं हुए, बी को आप जेल जाना पड़ेगा क्योंकि उसने 2-3 पर्सन को मार दिया। अब इनके द्वारा क्या किया गया था, दोनों के द्वारा शराब पी के गाड़ी चलाई गई थी। अगर सिर्फ कंसिक्वेंसेस देखे तो इस पर्सन को सजा होनी चाहिए, लेकिन कांत ने बोला कि ये पर्सन ये काम ही गलत है, जो आपने काम किया, जो आप गाड़ी में बैठे शराब पी के गाड़ी चलाने लगे, वो काम ही गलत है। तो दोनों पर्सन उसमें जिम्मेदार हैं। आप कंसिक्वेंसेस देख के बात नहीं कर सकते, आपको देखना पड़ेगा। अगर आप सिर्फ कंसिक्वेंसेस देखोगे तो पर्सन यही काम करते रहेंगे, तो आपको उनको अवॉइड करना पड़ेगा, जड़ से ख़त्म करना पड़ेगा इन सब चीज़ों को। इसीलिए कंसिक्वेंसेस उतने मैटर नहीं करते, जो मीन है आपका किसी भी काम के लिए वो ज़्यादा मैटर करता है।
अब अगर कंक्लूजन की बात करते हैं तो कांत के द्वारा बोला गया कि एक गुड पर्सन वही होगा जो कि अपनी ड्यूटी फॉलो करेगा, ऑलवेज फॉलो करेगा। अगर आप इंजॉय करते हो अपनी ड्यूटी करना, जैसे स्टूडेंट की ड्यूटी है पढ़ाई करना, अगर आप इंजॉय करते हो तो अच्छी बात है। अगर आप इंजॉय नहीं भी करते फिर भी आपका जो मेन काम है वो है ड्यूटी को फॉलो करना। अगर आप अपनी ड्यूटी को फॉलो करते हो तो आप लाइफ में हैप्पीनेस अचीव करोगे, अपने माइंड को कंट्रोल कर पाओगे, इमोशन सेंटिमेंट को कंट्रोल कर पाओगे और हैप्पी पर्सन की तरह लाइफ जियोगे। जिनके द्वारा बोला गया कुछ प्रॉब्लम जो इनकी फिलॉसफी में थी, इन्होंने काफ़ी ज़्यादा फोकस किया मीन्स के ऊपर कि आपको वो करना ही पड़ेगा, कि किसी भी सिचुएशन में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो पर्सन है वो हर समय ऐसे रूल को फॉलो नहीं कर सकता जो यूनिवर्सली अडॉप्टेड हो। जैसे किसी की लाइफ को बचाने के लिए झूठ बोलना, तो कांत के अनुसार ये गलत बात होगी, झूठ आपको नहीं बोलना चाहिए। उसके अलावा किसी भी पर्सन को आप सिर्फ इससे जज नहीं कर सकते कि उसके प्रिंसिपल क्या हैं, कंसिक्वेंसेस भी कई बार काफ़ी मैटर करते हैं। अब ऐसा नहीं आपकी आपने रूल वगैरह फॉलो कर लिए, जैसे मान लो कोई डिजास्टर आया हुआ है, आपने रूल वगैरह फॉलो कर लिया और वहाँ पे डिजास्टर के अंदर जितने लोग थे सब मारे गए, लेकिन आपने रूल फॉलो कर लिए। वहाँ पे आपको थोड़ा इनोवेशन वगैरह दिखा के सिर्फ आप इससे जज नहीं कर सकते पर्सन को, ये नहीं बोल सकते कि मॉरली बहुत अच्छा पर्सन है ये, क्योंकि उसके एक्शन अगर नुकसान पहुँचा रहे हैं, अगर वो अपने जो कंसिक्वेंसेज है उसके लिए भी वो रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए पर्सन, तभी वो अच्छे से एक्शन ले पाएगा। और दूसरी बात इसके अंदर में, तीसरी बात इसके अंदर में ये आती है कि आप मॉरलिटी फॉलो नहीं कर सकते अगर अदर जो है फॉलो नहीं कर रहे हैं किसी सिचुएशन में। जैसे सभी लोग, अगर रेलवे का एग्ज़ाम है, सभी लोग चीटिंग कर रहे हैं या सभी लोग पैसे दे के पास हो रहे हैं, तो वैसी सिचुएशन में आप मॉरलिटी फॉलो करना वो काफ़ी मुश्किल होता है। तो ये इम्प्रैक्टिकल उस सिचुएशन में बन जाता है, तो ये आपको उस टाइम देखना चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं फिलॉसफी देखेंगे हिंदुज़म की। तो ये सब अगर क्वेश्चन में आएगा आपको, बुद्धिज़्म जैनिज़्म की हम देख चुके हैं आर्ट एंड कल्चर में। तो अगर क्वेश्चन आएगा हिंदुज़म, तो इसमें 2-3 स्लाइड हैं, वो आप उतना सा काम कर लोगे। वैसे हिंदुज़म की फ़िलॉसफी काफ़ी वास्ट है, बट मेन मैं आपको भगवद गीता की जो फिलॉसफी होगी उसको बता दूंगा 2 स्लाइड के अंदर में, वो आप देख लोगे। क्वेश्चन आएगा तो इसको अटैम्प्ट कर सकते हो। अब बात करेंगे फिलॉसफी ऑफ हिंदुज़म की। तो उनके अंदर में बोला जाता है आपके पास में कुछ ड्यूटीज़ हैं जो कि आपको फॉलो करनी पड़ेंगी। कुछ ड्यूटीज़ हैं जो कि पर्सन अपना, मतलब ह्यूमन की तरह बॉर्न हुआ है तो उसके कुछ ड्यूटीज़ हैं, उसको 5 प्रिंसिपल ड्यूटीज़ में बताई गई हैं। तो क्या है पर्सन की ड्यूटी? एक तो देव मीन्स जैसे डेटी के तौर के ऊपर पूजा जाता है, आपको पता होगा कि गंगा को माता की तरह पूजा जाता है, फायर की पूजा की जाती है। तो फर्स्ट उनकी पूजा इसीलिए की जाती है बिकॉज कोई भी पर्सन, जब पर्सन पैदा होता है तो उसकी अगर बात करते हैं पैदा कैसे होगा, वो एक तो उसको अपने पेरेंट्स से, पर्सन को अपने पेरेंट्स से डीएनए मिलेगा, तो उसको डीएनए मिलेगा, डीएनए से वो पर्सन बनेगा। तो इसका क्या मतलब, उसके पेरेंट्स वगैरह काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उसके पूर्वज काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब वो पर्सन डीएनए उसको मिल गया, लेकिन उसको ग्रो करने के लिए न्यूट्रिएंट की आवश्यकता होती है। न्यूट्रिएंट की आवश्यकता कहाँ से आपकी पूरी होती है? आपकी बॉडी के लिए एयर की आवश्यकता होती है, वाटर की आवश्यकता होती है, फॉरेस्ट की आवश्यकता होती है, किसानों की आवश्यकता होती है, तो उससे आपकी बॉडी ग्रो करती है। तो मतलब आप ह्यूमन की तरह पैदा हुए, आपके पास में ये बॉडी है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप फ्री हो गए इन सब चीज़ों से। जिन चीज़ों ने आपकी मदद की हुई है उनके प्रति आपकी कुछ ड्यूटी बनती है, ये नेचुरल है। तो ये बोल सकते हो आपकी 5 प्रिंसिपल ड्यूटीज़ हैं जो कि किसी पर्सन को फॉलो करनी चाहिए। आप ह्यूमन की तरह पैदा हुए हो, उसके लिए आपको कुछ ड्यूटीज़ फॉलो करनी पड़ेंगी। फर्स्ट आई एयर, वाटर, फॉरेस्ट। तो इसीलिए इन सब चीज़ों को पूजा जाता है। जो भी चीज़ें पूजी जाती हैं वो सब इसीलिए क्योंकि वो आपको किसी न किसी तौर के ऊपर मदद कर रही हैं। तो आपकी ड्यूटी बनती है उनके प्रति, एयर को क्लीन रखना, वाटर को क्लीन रखना, एनवायरनमेंट के प्रति आपकी ड्यूटीज़ हैं। दूसरा पितृ, तो इसमें पेरेंट्स, एंसेस्टर, आपका कल्चर, उन सब के कारण ही आप जो हो एक्चुअल के अंदर में, वो उसी के कारण हो। जो आपकी थॉट प्रोसेस है, जो सब कुछ आपको मिला हुआ है, वो उसी के कारण मिला हुआ है, तो उसके प्रति भी आपकी ड्यूटी बनती है। तीसरा ह्यूमन, सभी जो ह्यूमन बीइंग है वो किसी न किसी तरीके से, जैसे अगर एक बैक्टीरिया की भी बात करते हैं तो वो भी इकोसिस्टम को सस्टेन करने में हेल्प करता है। हम टाइगर को सेव करते हैं क्योंकि वो इकोसिस्टम को, हमें टाइगर से कोई लगाव नहीं है, बट हम सोचते हैं कि इकोसिस्टम को वो मेंटेन करके रखेगा और एक फूड चेन को मेंटेन करके रखेगा। अब वो फूड चेन को मेंटेन करके रखेगा तो उससे ह्यूमन बीइंग को भी फ़ायदा होगा। उसी तरीके से हर ह्यूमन बीइंग, चाहे वो कोई भी काम करता हो, उसका इफेक्ट डायरेक्टली इनडायरेक्टली ह्यूमन बीइंग, दूसरे ह्यूमन बीइंग पे होता है, जिसको लॉ ऑफ कर्मा बोलते हैं। तो लॉ ऑफ कर्म के अंदर में एक तो आपके अपने कर्म आपको इफेक्ट करते हैं, दूसरा दूसरे पर्सन के, जितने भी पर्सन होंगे सबके कर्म आपको इफेक्ट करेंगे। तो वो आपको देखना पड़ेगा। लार्जर एक्सटेंट आपके अपने कर्म इफेक्ट करेंगे, लेकिन काफ़ी सर्कमस्टांसिस के अंदर में दूसरों के कर्म भी, जैसे मान लो आपका एक्सीडेंट हुआ, तो उसमें ये आवश्यकता नहीं कि आपने बुरे कर्म किए हैं तो आपका एक्सीडेंट होगा। दूसरे पर्सन, जब आप कॉन्ट्रैक्ट लेते हो, मीन्स कि आप वर्ल्ड के अंदर आते हैं और सब लोग साथ में एक ऑर्गेनाइजेशन के तौर के ऊपर रहने की बात करते हैं, तो उसी टाइम ये सब चीज़ें हमसे जुड़ जाती हैं और हम भी एक फूड चेन की तरह कनेक्टेड हैं, हर पर्सन। तो दूसरा पर्सन अगर इमोरल है तो हम ये नहीं सोच सकते कि हमारी कोई गलती नहीं और हमें उसे करेक्ट नहीं करना चाहिए। हमें उनको करेक्ट करना चाहिए, बिकॉज हम एक कॉस्मिक साइकिल के अंदर हैं जिसके अंदर हर एक पर्सन के कर्म जो है दूसरे को इफेक्ट कर रहे हैं। कोई पर्सन अगर वाटर का पॉल्यूशन करेगा तो हम ये नहीं बोल सकते कि वो तो अपना पानी पॉल्यूट कर रहा है। कुछ भी अपना पराया कुछ नहीं होता इसमें, वो ईगो के बेस के ऊपर डिवाइड किया हुआ है। तो ह्यूमन बीइंग, सब ह्यूमन बीइंग के प्रति पर्सन की ड्यूटी बनती है। प्लस
ऑल क्रिएचर्स, जो भी क्रिएचर इसके अंदर में हमारे पास में प्लांट्स आ जाएंगे और जितने भी एनिमल आ जाएं उनके प्रति हमारी कुछ ड्यूटीज़ बनती हैं, उनकी रक्षा करना और उनको मेंटेन करके रखना, तो उनको हार्म ना करना, वो ड्यूटी बनती है। एंड लास्ट आया ब्रह्मा, तो ब्रह्मन के अंदर में नॉलेज आपको स्प्रेड करनी है वेदों की नॉलेज स्प्रेड करने का मतलब जो भी इसके अंदर में बोला गया, जो भगवान के नेचर के बारे में बोला गया है वो आपको स्प्रेड करना है। तो भगवान वेदों के अंदर में आगे आ जाएगा, किसको बोला गया है, तो वेदों के अंदर में जो नॉलेज लिखी हुई है, जैसे ये भी हमारे वेदों के अंदर ही है, भगवद गीता वेदों का सार है। तो जो आपको नॉलेज लिखी हो वो हर पर्सन को आपको बतानी है, जो इग्नोरेंट है उनको बताना है कि आपकी क्या ड्यूटीज़ हैं लाइफ के अंदर में। अब इसमें बोला जाता है कि ये सब ड्यूटी आपको परफॉर्म करनी है। आप किसी भी ड्यूटी काम के अंदर हो सकते हो, आप कोई भी काम कर सकते हो, आप चाहे प्लम्बिंग का काम करो, चाहे कोई और किसी भी टाइप का काम करो, लेकिन जब आप एनवायरनमेंट को नुकसान नहीं पहुंचाओगे, सब लोगों का फ़ायदा देखोगे और सबके लिए खुशहाली के लिए काम करोगे, तो आप इन ड्यूटीज़ को फुलफिल कर सकते हो। लेकिन इसमें बोला गया पर्सन अपने स्वार्थ के कारण एक्ट करता है, सेल्फिशनेस के कारण एक्ट करता है, उसके इमोशन वगैरह उसके ऊपर हावी हो जाते हैं। जब इमोशन वगैरह हैवी हो जाएं तो वो अपनी ड्यूटी परफॉर्म नहीं कर सकता, ड्यूटी परफॉर्म नहीं करेगा तो उसको सुख नहीं मिल सकता जो वो अचीव करना चाहता है। तो पर्सन को अपनी ड्यूटी परफॉर्म करनी चाहिए, एक्शन जो रिजल्ट है उसके साथ में अटैचमेंट नहीं होनी चाहिए कि उस पर्सन को वो कुछ करेगा तो उससे कुछ रिजल्ट मिलेगा, वो उससे उसको खुशी मिलेगी। ये सब जो चीज़ें हैं जैसे ये रिजल्ट वगैरह, अटैचमेंट नहीं होनी चाहिए। ये काफ़ी डीप फिलॉसफीज़ हैं। जैसे आप भगवद गीता की बात करो तो काफ़ी उसमें डीप तरीके से दी होंगी चीज़ें, तो इनको इस टाइप से बताना काफ़ी मुश्किल होता है। इसके लिए आपको स्टडी करना पड़ेगा एटलीस्ट 1-2 साल। तो अगर भगवद गीता भी काफ़ी बड़ी किताब है, 1-2 साल तक अच्छे से स्टडी करोगे तो ये सब चीज़ें समझ आती हैं कि एक्चुअल में ये क्या चीज़ें हैं। और ये सब चीज़ें अगर आपने अचीव करनी है तो आपका माइंड के ऊपर कंट्रोल होना चाहिए। माइंड के ऊपर आप तब तक कंट्रोल नहीं कर सकते फुल्ली जब तक आप आइडेंटिफाई करते हो अपने को बॉडी से। जब आप अपनी बॉडी से बाहर अपने को आइडेंटिफाई करोगे तो उससे आप जो है माइंड को कंट्रोल कर सकते हो, और उसी स्टेट को हम बोलेंगे लिबरेशन हो जाना, पर्सन की मुक्ति हो जाना, उसको एनलाइटनमेंट प्राप्त हो जाना, निर्वाण प्राप्त हो जाना, जो भी चीज़ें हैं। और इसी के अंदर में बोला गया, अब जब आप बाहर बॉडी से भी बाहर अपनी आइडेंटिटी सर्च करोगे और उसको मिल जाओगे तो आपकी बॉडी की जो आत्मा है वो परमात्मा से मिल जाएगी, और आत्मा ही ब्रह्म का रूप है। अभी आपको थोड़ा कन्फ्यूज़न वगैरह लग सकता है क्योंकि मैंने जैसे बताया कि ये काफ़ी डीप फिलॉसफी है। हिंदुज़म को अगर समझना है तो आपको काफ़ी डीप जाना पड़ेगा उसके अंदर में। तो हमारे रिलीजियस वगैरह उतनी एजुकेशन नहीं होती, तो अगर आपको लाइफ के अंदर में कुछ अच्छा करना है, जिनको मतलब अपने अपने जो भी रिलीजन वगैरह होते हैं तो उनके बारे में थोड़ी बहुत स्टडी होनी चाहिए। और यहाँ पे ब्रह्मांड सुप्रीम है पूरे यूनिवर्स के अंदर में, तो ये सब चीज़ें यहाँ पे आती हैं। और इसके अंदर में मैं एक और बात बता दूँ आपको कि हिंदुज़म के अंदर में जब हम बात करते हैं मोनोथिज़म की बात करते हैं, पॉलीथिज़म की बात करते हैं, तो ये जो हैं एक्सटर्नल वर्ड्स हैं। ना ही हिंदुज़म का आप मोनोथिज़म बोल सकते हैं, ना पॉलीथिज़म। ये हमारे जो अब्राहमिक रिलीजन है उनके अंदर में ये सब चीज़ें एप्लीकेबल होती हैं। जैसे हमारी क्रिश्चियनिटी के अंदर में, इस्लाम के अंदर में मोनोथिस्ट, पॉलीथिस्ट, और क्रिश्चियन जो मिशनरी वगैरह आए थे उन्हीं के द्वारा यहाँ पे इंडिया के अंदर में पॉलीथिस्ट वगैरह वर्ड पॉपुलर किए गए थे। तो अगर इंडिया की फ़िलॉसफी की बात करते हैं, जैसा यहाँ पे लिखा हुआ है, इंडिया की फ़िलॉसफी अद्वैत के ऊपर, मेनली जो वेदांत वाली फ़िलॉसफी है अद्वैत के ऊपर फोकस करती है। वो भगवद गीता अद्वैत के ऊपर फोकस करती है, और अद्वैत जो है काफ़ी डिफरेंट है। जो भी आप पूजा करते हो, मूर्ति पूजा कुछ भी करोगे, वो सब चीज़ें जो बेसिक कोर फिलॉसफी होती है वो किसी भी रिलीजन की कोर होती है। बाकी जो आप चीज़ें करते हो उसको अटेन करने के लिए वो सब चीज़ें की जाती हैं, वो माध्यम होते हैं उसको अचीव करने के लिए। जैसे माइंड को कंट्रोल करने के लिए बोला गया, तो माइंड को कंट्रोल करना आप नॉर्मल अगर बैठ जाओगे, कंट्रोल करने की कोशिश करोगे तो वैसे नहीं होता। आपको इमोशनली अटैच होना चाहिए किसी चीज़ से। इसीलिए पर्सन नई नई अपनी अपनी डेटीज़ वगैरह बनाई होती हैं, अपने अपने भगवान होते हैं, उनसे आप माइंड को फोकस कर सकते हो, एक पर्टिकुलर थॉट के ऊपर लेके आ सकते हो। तो यहाँ पे जो कंसेप्ट आता है मोनोथिज़म पॉलीथिज़म वाला, वो हमारे दूसरे रिलीजन के लिए आता है, बिकॉज उनके अंदर सेपरेशन होती है। जैसे यहाँ पे गॉड होगा, गॉड सेपरेट होगा, और ह्यूमन बीइंग सेपरेट होगा, ह्यूमन बीइंग सेपरेट होगा, गॉड सेपरेट होगा। लेकिन हिंदुज़म केस की बात करते हैं तो ह्यूमन और गॉड सेपरेट नहीं है, ह्यूमन और गॉड एक ही चीज़ है। तो गॉड पूरा सुप्रीम है जिसके अंदर में पूरा यूनिवर्स गॉड फैला हुआ है, और ह्यूमन बीइंग भी उसी का ही एक पार्ट है। तो ह्यूमन बीइंग और उसमें कोई डिफरेंस नहीं है। तो जब हम मोनोथिज़म की बात करते हैं या पॉलीथिज़म की बात करते हैं तो वो कंसेप्ट ही तभी आता है जब आपके पास में दो हों। जब आपके पास में ह्यूमन होगा तो ही वो गॉड की पूजा कर सकता है। हिंदुज़म की बात करते हैं, इसमें गॉड और ह्यूमन के बीच में कोई डिफ्रेंशिएशन नहीं है। तो इसके अंदर में जो अहम ब्रह्मास्मि आपने सुना होगा कि पर्सन को ही बोला जा रहा है कि वही उसी के अंदर, वही उसका तत्व है, वही ब्रह्म है। जब उसकी मौत होगी तो वो सोल वहीं पे मिल जाएगी। तो उसके अंदर में कोई डिफ्रेंशिएशन नहीं है, उसी को बोलते हैं अद्वैत की फिलॉसफी। तो अद्वैत, मोनोथिज़म, पॉलीथिज़म ये डिफरेंट चीज़ें हैं। जब हम पॉलीथिज़म की बात करते हैं, पॉलीथिज़म अलग बात है। पॉलीथिज़म आप तब कर सकते हो जब आपके पास में दो हों। जैसे मान लो एक पर्सन है, वो काफ़ी ज़्यादा पूजा कर रहा है, काफ़ी ज़्यादा अलग अलग भगवानों की पूजा कर रहा है, तो आप बोल सकते हो कि पॉलीथिज़म। जब हिंदुज़म की बेसिक फिलॉसफी के अंदर में ही यही है कि सिर्फ एक ही है,
इसके अंदर में कुछ भी नहीं है, बाहर वाली जो चीज़ें हैं वो अपेरेंट हैं, वो दिखती हैं, बट एक्चुअल में वो रियलिटी नहीं होती। आपकी बॉडी वगैरह वो कुछ भी नहीं माना जाता उसमें, सिर्फ उसमें एक ही चीज़ होती है, ब्रह्म, और उसी का ही पार्ट होता है इंडिविजुअल। तो उसके अंदर में कोई डिफ्रेंशिएशन नहीं होती, तो उसमें मोनोथिज्म पॉलीथिज्म जैसी चीज़ें नहीं आती। मैंने ये सब चीज़ें सुनी हुई है, मतलब काफ़ी बार पर्सन जिनको नॉलेज नहीं होती वो इस टाइप की चीज़ें बोलते हैं, तो वहाँ पे मिसगाइड होने की आवश्यकता नहीं है। और इसकी जो फिलॉसफी, ये सब चीज़ें याद कर लेना, जितनी समझ आई उतनी अच्छी बात है, जितनी नहीं आई वो आप खुद स्टडी कर सकते हो कि आत्मा क्या होती है, ब्रह्म क्या होता है, सुप्रीम क्या होता है, वो सब चीज़ें, कॉन्शियसनेस किस तरीके से अटैच्ड है, वो सब चीज़ें खुद आप स्टडी कर सकते हो। अगर आपको इच्छा हो तो स्टडी कर सकते हो, ना हो तो नहीं भी कर सकते, बट याद कर लोगे तो अगर आया तो इसको लिख सकते हो आप। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर में। थैंक यू।